हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें देखो अपन बात करने वाले हैं उसमें अधिशोषण है, उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर जो मेनली है वो बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जो बेसिक जो अपन बात करें क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो क्या बताया गया है कि अधिशोषण की जो परिघटना होती है, इस परिघटना के आधार पर क्या बताया गया है, जो पूरी क्रोमेटोग्राफी है वो लगभग इसी पे चलती है। मतलब क्या बताया कि कोई सतह है वो क्या कर रही है कि अपनी चारों ओर क्या कर रही है, किसी दूसरे पदार्थ का क्या कर रही है, जमाव कर रही है, उसको भौतिक और रासायनिक रूप से क्या कर रही है, उसको जोड़े हुए हैं। तो क्या बताया गया है कि जो एड्जॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है वो अधिशोषण की इस घटना पर निर्धारित है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि मान लो कि जब कोई पदार्थ क्या हो, फ्लूइड रूप में हो, तरल रूप में हो, तो क्या बताया गया है कि उसमें वो गैस रूप में हो सकता है, वो द्रव रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, या फिर वो किस रूप में हो सकता है, वो विलयन रूप में उपस्थित हो। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ क्या बताई जाती है कि ये सब क्या करे कि किसी विशिष्ट प्रकार के पदार्थ पर क्या हो जाए, जमाव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर अपन बात करें कि विशेष प्रकार के जो पदार्थ है वो कौन से होंगे, तो यहाँ पर दो प्रकार के दोनों हो सकते हैं। एक तो ये पदार्थ ठोस रूप में हो सकता है, दूसरा यही पदार्थ आपके किस रूप में हो सकता है, द्रव रूप में भी हो सकता है। और क्या करे कि इस पदार्थ के ऊपर ये आकर क्या करे, उत्क्रमणीय रूप से इसकी सतह पर एक तो भौतिक और रासायनिक रूप से आकर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, या इसकी बाहरी सतह पर जुड़ जाते हैं। तो क्या बताया गया है, ऐसे पदार्थ हैं। तो अब ये जो पदार्थ हैं, जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थ होंगे, ये तो क्या कहलाएंगे, आपके अधिशोषक, कि जो क्या करें, पदार्थ को अवशोषित कर रहे हैं, वो इसकी सतह पर आकर क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। और पूरी घटना है वो आपकी क्या हो जाती है, अधिशोषण कह दें या एड्जॉर्प्शन कह दें, या आपकी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई पदार्थ जो सामान्यतः तरल रूप में हो, वो गैस या द्रव अथवा विलयन, इनमें से कोई भी हो सकता है। और वो क्या करे, किसी विशिष्ट पदार्थ के ऊपर आकर क्या करे, जमा होने लग जाए। और ये दोनों पदार्थ ठोस या द्रव दोनों के रूप में हो सकते हैं। और ये वाले पदार्थ उत्क्रमणीय रूप से आकर इसकी सतह पर जुड़ जाते हैं, और सामान्यतः ये भौतिक और रासायनिक रूप से इसमें क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। और फिर क्या करेंगे, ये अधिशोषण की घटना है यहाँ पर देखने को मिलती है। जो पदार्थ होता है वो आपके अधिशोषक पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, केवल यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये जो पदार्थ हैं
ये केवल सतह पर ही व्यवस्थित होंगे, कभी भी इस अधिशोषक के अंदर क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। क्या बताया है कि इस घटना के अंदर जो पदार्थ है सिर्फ और सिर्फ जो अधिशोषक है उसके बाहरी सतह पर ही होंगे, उसके अंदर कभी भी प्रवेश नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर यदि मान लो ये ठोस पदार्थ हो तो सतह पर ही क्या होगा, आपके अधिशोषण होगा। क्या बताया है, यदि ये ठोस पदार्थ हो तो अधिशोषण है वो क्या होगा, इसकी सतह पर ही पाया जाएगा। यानी पूरा अणु है वो सतह पर जमा होना स्टार्ट कर देता है। और ये सामान्यतः क्या होता है आपके भाई, अस्थायी होता है। अस्थायी रूप से आकर क्या होगा, जमा होगा, इसके ऊपर इकट्ठा होने लग जाता है। अब क्या बताया गया है, जिससे क्या है कि अधिशोषण की घटना तो संपन्न होती है, लेकिन एक समय के बाद वापिस ये पदार्थ क्या होता है, हट भी जाता है। मतलब ये एक स्थायी गुणधर्म नहीं है कि जिसमें कोई पदार्थ आकर उस पर जमा हो गया और उसके बाद हटता नहीं है। तो मतलब क्या है, ये उत्क्रमणीय रूप से व्यवस्थित है कि भी हट भी सकता है। तो आया, सतह पर जमा हुआ और अस्थायी रूप से फिर हट गया। अब क्या बताया गया है कि जो अधिशोषण की घटना होती है सामान्यतः इसमें यही चीज़ बताई जाती है कि ये क्या है, एक सतही घटना है। आपके अधिशोषण क्या है, सतह पर होती है, तो क्या है, एक तरह की सतही घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या है, उससे जुड़ा रहता है। जो अपन ने यही बात कही। उदाहरण के लिए बात करें यहाँ पर, सिलिका जेल का अधिशोषण। देखिए ये घटना किस तरह से होगी सिलिका जेल के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि सिलिका जेल है वो, आप जैसे अभी करंट अपने दैनिक जीवन में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो मोबाइल्स आते हैं या कोई भी आप इक्विपमेंट मंगवाते हैं तो उसमें एक पुड़िया सी बनी होती है जिस पर लिखा होता है आपके सिलिका जेल। तो क्या है, ये वही है जिसमें क्या है, क्या देखने को मिलेगी आपको, अधिशोषण की जो घटना है वो इस पे देखने को मिलेगी कि वो पदार्थ के जो बाहरी सतह है उस पर जो पदार्थ है उसका क्या करती है, अपने सतह पर उसका जमाव कर लेती है और एक समय के बाद वापस वो हट जाती है। क्योंकि वहाँ पर एक तो उत्क्रमणीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, दूसरा वो क्या है, अस्थायी है। अस्थायी का मुख्य कारण इनमें भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते और आसानी से सतह द्वारा हटा दिए जाते हैं। अब क्या बताया गया है कि इस विधि के अंदर जितने भी अवयवी कण हैं वो क्या निर्भर करेंगे, आपके जो अधिशोषण गुणांक है, कि यहाँ पर जितने भी इसमें अधिशोषण के अंदर अवयव काम में आएंगे या अवयवी अणु हैं वो जुड़े होंगे। तो सामान्यतः क्या बताया गया है, ये आपके अधिशोषण गुणांक पर एब्जॉर्प्शन जो गुणांक है या कोफिशिएंट है उस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। और इस तरह से करेगा कि उसमें इसका अवशोषण गुणांक
किस तरह से या कितना आया है, ये तय करता है कि यहाँ पर स्थायी रहेगा, अस्थायी रहेगा, वो सतह पर कितने समय तक रहेगा, उसमें ये परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, ये भी क्या करता है, अधिशोषण गुणांक उसको निर्भर करता है, अधिशोषण कोफिशिएंट इस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि मान लो कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में उपस्थित जो अवयवी हैं उसमें अपने पिछली क्लास में भी बात की थी कि सामान्यतः इसमें दो तरह की जो प्रावस्था है वो इसमें देखने को मिलेगी। पहले कहा था कि यहाँ पर जो पदार्थ है एक तो रहेगा स्थिर अवस्था में और दूसरा पदार्थ इसमें गतिशील अवस्था में रहेगा। यहाँ पर अपन ने कहा था कि भी जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो पदार्थ है या मिश्रण कह दें कि यहाँ पर एक तो आपके क्या रहेगा, स्थिर प्रावस्था में, स्थिर प्रावस्था या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें किसी तरह का मूवमेंट है वो इस फेज के अंदर देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात करें, दूसरी प्रावस्था इसमें आपके होगी गतिशील प्रावस्था, मोमेंटम। यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि कोई पदार्थ है वो लगातार इसमें गति करेगा या जो स्थिर पदार्थ है उसके चारों ओर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसमें अवयवी कण है वो क्या होंगे, एक तो स्थिर रहेगा और दूसरा उसके चारों ओर गति करेगा। अब यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रबलता के अंदर होगा उसके लिए क्या बताया गया है कि जो प्रारंभ में घटना स्टार्ट होगी, मतलब कोई पदार्थ है स्थिर अवस्था में है तो क्या बताया है उस पर अधिशोषण की घटना होगी। तो सर्वप्रथम जो अधिशोषण यहाँ पर होगा वो किस तरह का होगा, यहाँ पर प्रबलतम अधिशोषण देखने को मिलता है। फिर क्या बताया है कि जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है ये सामान्यतः दुर्बलतम अवस्था में होगा। क्या बताया है कि जो अधिशोषित होने वाला जो पदार्थ है जो क्या है सामान्यतः बाद में आता है, ये क्या होगा, आपके दुर्बलतम होगा और सतह पर आकर क्या हो जाता है, आपके अधिशोषित हो जाता है, जमा हो जाता है। और इस घटना के फलस्वरूप आपको जो दोनों में अंतर देखने को मिलेगा कि बाकी जो अणु हैं यहाँ पर इन दोनों के मध्य ही स्थित होते हैं कि कोई पदार्थ है स्थिर अवस्था में है, उस पर अधिशोषण की घटना हो रही है, अधिशोष्य पदार्थ उसके बाहर ही आकर जमा होने लग जाते हैं। एक प्रबलतम अवस्था में होता है, एक दुर्बलतम अवस्था होता है और ये घटना देखने को मिलती है। अपन इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर ये हमारा स्थिर अवस्था में कोई पदार्थ है, ठीक है। ये हमारा विलयन जो सामान्यतः गैस रूप में भी हो सकता है और ठोस रूप द्रव अवस्था में भी हो सकता है। ये वाला अपने ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। अब इसके बाहरी सतह पर ये पदार्थ आकर क्या हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। सामान्यतः ये घटना उत्क्रमणीय रूप से होती है तो एक समय के बाद ये क्या हो जाता है, हट भी जाता है। तो अब क्या बताया गया है कि इसके और इसके बीच का तो प्रबलतम और दुर्बलतम अधिशोषण यहाँ पर देखने को, बाकी जो शेष पदार्थ है वो इन दोनों के घटना के मध्य में ये क्या होते हैं, इनमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। मतलब
कि यहाँ से मान लो ये हो रहा है, अधिशोषणी घटना हो रही। अब यहाँ पर जो अवयवी कण है, ये वाले जितने भी बचे हुए, ये आपके अधिशोषित होने और या अपन यूँ कह दे कि यहाँ पर प्रबलतम और जो दुर्बलतम अवस्था की बीच की जो होती है, वो इसमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बताया गया है कि इन दोनों के मध्य अधिशोषण संभव होता है। अब साथ में क्या बताया कि मान लो इसमें गतिक प्रावस्था है, वो क्या हो, गैस या द्रव अपने दोनों मान रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि इस आधार पर जो इनका है वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकती हैं। मैं इसका वर्गीकरण यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसमें किस तरह से जो वर्गीकरण है वो होगा। और सामान्यतः जो यहाँ पर वर्गीकरण होगा उसके आधार पर उसकी क्रोमेटोग्राफी भी की गई है, अपन उसका भी यहाँ पर अध्ययन देखेंगे। तो सबसे पहले ए दे रखी है आपके, जिसमें अपन बात करेंगे आपके गैस, ठोस क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन कह सकते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो गतिक प्रावस्था है वो क्या होंगी, आपकी गैसीय रूप से होंगी, और ठोस है वो इसमें क्या होगा, आपके स्थिर अवस्था में होगा। और गैस के जो पदार्थ हैं, अपन इस तरह से माने ये पदार्थ है, इसके चारों ओर गैस के अणु हैं, वो यहाँ पर गैसीय मिश्रण के रूप में क्या होंगे, यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। ये ठोस हैं, इसके चारों ओर गैस या गैस का मिश्रण क्या होगा, व्यवस्थित होगा। और फिर इसके साथ इसमें जो क्रोमेटोग्राफी स्टडी है वो यहाँ पर क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। दूसरी यहाँ पर देखें तो दूसरा जो अपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, इस क्लासिफिकेशन में बताया गया है द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर अपन बात करें तो क्या बताया गया है, सामान्यतः यहाँ पर जो द्रव है ये क्या हो, आपके गतिशील प्रावस्था में हो, और सॉलिड क्या हो, उसके चारों सॉलिड के चारों ओर ये व्यवस्थित हो। ये स्थिर अवस्था में रहेगा, ये गति करेगा इसके चारों ओर। और साथ में क्या बताया गया है कि जिसके आधार पर क्या बताया गया है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जिसकी अपन बात करें तो यहाँ पर 3 जो अपने क्लासिफिकेशन है, इसका भी अपन वापस देखेंगे कि ये भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला तो है इसमें स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। दूसरी जो इसमें क्रोमेटोग्राफी आपके काम आएगी उसे कहते हैं अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी आपकी आ जाएगी पतली परत क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी इसमें जो आएगी आपके
वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, या अपन इसको इस तरह से। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो ठोस द्रव क्रोमेटोग्राफी है इसमें द्रव आपका गतिशील अवस्था में होगा, ठोस यहाँ पर सामान्यतः स्थिर रहेगा, और इसके आधार पर क्या किया गया है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपन जो विधियां पढ़ेंगे, पहली है स्तंभ क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसे। दूसरी आपकी है पतली परत क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी इसमें आएगी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो तीनों ही क्रोमेटोग्राफी हैं, ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनमें भी ये जो क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, अपन उनका भी अध्ययन इसमें साथ में देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरह से होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरह से संपन्न होती है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्रोमेटोग्राफी अपन अध्ययन करेंगे। तो जनरल जो अपने बात थी कि जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी, जिसमें कोई पदार्थ है वो क्या हो रहा है, अधिशोषित हो रहा है, कोई पदार्थ किसी पे जमा हो रहा है, सामान्यतः ये अस्थायी अवस्था में होता है, उत्क्रमणीय रूप से व्यवस्थित होता है। तो उसके बारे में जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो इससे रिलेटेड अपने को स्टडी है वो बताती है कि भी इसमें इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो बातें हैं वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम्स आए वो अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें। धन्यवाद।